अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum, dear students, new learners, and all the teachers. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, we are discussing lesson number 11, Zoo Hospital. This chapter has been taken from grade 6 English book, which is published by Punjab Textbook Board, Lahore. Students, we have studied half of this chapter and translated it into Urdu. So we have seen that how zoos have their own hospital that serves to cure animals and all the diseases of animals. There is a specific doctor in zoo hospital which is called as veterinary doctor. Veterinary doctor is a bit different from other human doctor. Veterinary doctor has more responsibilities. He needs to cure the animal by giving him medicine by itself. And as animals can't speak and express their problems, so veterinary doctor have to find and identify the disease by himself. So students, let's begin the next portion and translate it into Urdu. This is page number 117 and we are going to start from paragraph 6. Another patient in the zoo was a young giraffe. Zoo में एक और पेशेंट, एक और मरीज़, एक नौजवान ज़राफ़ा था। बच्चों, पिछले पैराग्राफ में बात हो रही थी एक बीमार हाथी की और किस तरह डॉक्टर ने उस बीमार हाथी को दवाई खिलाने के लिए उसके मनपसंद आलू में दवाई रख कर उसके आगे पेश किया और इस तरह से हाथी ने वो आलू खा लिया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। Now in paragraph 6 we are saying how a young giraffe has been cured. इस मामले में डॉक्टर ने क्या ट्रिक इस्तेमाल की होगी और किस तरह जिराफ को खाना खिलाया होगा जिसके ज़रिए से उसकी दवाई उसके अंदर पहुंच चुकी होगी। So let's see. Another patient in the zoo was a young giraffe. जू में चिड़ियाघर में एक और पेशेंट, एक और मरीज़, एक कम उम्र ज़िराफ़ा था। यंग जिराफ क्या होगा बच्चों? नौजवान ज़िराफ़ा या कम उम्र ज़िराफ़ा था। He had also taken sick. वो भी बीमार हो गया था। जिराफ हैज़ अ लाइकिंग फॉर अ लोफ ऑफ शुगर. ज़िराफ़े को चीनी की डली पसंद है। Students, now here we can see that how veterinary doctor deals the animal. The doctor actually finds what is the most likely dish of an animal. So the doctor wants to give the animal a medicine through that dish, that fruit or that thing. So पिछले हिस्से में आपने देखा कि हाथी को the doctor had made the elephant eat potatoes, but here now the giraffe likes loaf of sugar. चीनी की डली, बच्चों चीनी का एक ढेर जो है वो पसंद है जिराफ को यानी ज़िराफ़े को। तो डॉक्टर ने क्या सोचा कि जैसे कि जिराफ को चीनी की डली पसंद है तो वो उसमें दवाई रख कर जिराफ को खिला देगा। चूँकि बच्चों अगर हम उन जानवरों के आगे डायरेक्ट मेडिसिन प्रेजेंट करें सो दे विल नॉट टेक इट, इसलिए हमने ऐसा मेथड अडॉप्ट किया जिसके थ्रू हम जानवर को दवाई भी खिला दें और वो खुशी खुशी दवाई खा भी ले। सो जिराफ हैज़ अ लाइकिंग फॉर अ लोफ ऑफ शुगर
ज़राफ़े को चीनी की डल्ली पसंद है। द मेडिसिन वॉज टू बी गिवन टू दिस एनिमल पेशेंट थ्राइस अ डे। ये मेडिसिन, ये दवाई वॉज टू बी गिवन टू दिस एनिमल पेशेंट, इस मरीज़ जानवर को देना थी। थ्राइस अ डे, थ्राइस बच्चों कहते हैं 3 को, 3 दफ़ा। थ्राइस अ डे, दिन में 3 दफ़ा। ये वाली मेडिसिन, ये वाली दवाई इस मरीज़ जानवर को दिन में 3 दफ़ा देना थी। सो इट वॉज गिवन टू हिम ऑन अ लोफ ऑफ शुगर एंड द जिराफ डिड नॉट माइंड टेकिंग इट। तो बच्चों ये दवाई उसको किस तरह से दी गई? चुनाचा ये दवा इसे चीनी की एक डल्ली पर रख कर दी गई और जिराफे ने इसे निगलने में कोई एतराज़ ना किया। डिड नॉट माइंड टेकिंग इट मतलब उसने बुरा ना मनाया, कोई एतराज़ ना किया इस चीनी की डल्ली पे रखी दवाई को लेने में, बिकॉज जिराफ थॉट दैट इट इज़ अ लोफ ऑफ शुगर बट एक्चुअली देयर वॉज अ मेडिसिन इनसाइड द लोफ ऑफ शुगर. So it was given to him on a loaf of sugar and the giraffe did not mind taking it. चुनाचे ये दवा इसे चीनी की एक डल्ली पर रख कर दी गई और जिराफे ने इसे निगलने में कोई एतराज़ ना किया. One day a bird called Spoonbill, who lived in one of the big outdoor cages, suddenly became very ill. एक दिन एक परिंदा जिसे स्पून बिल कहा जाता था, जो बाहर बड़े खुले पिंजरों में से एक में रहता था, अचानक बीमार हो गया. स्पून बिल बच्चों, अब यहाँ इसकी पिक्चर शो है किस तरह, इस तरह का होता है स्पून बिल. तो ये स्पून बिल ज़ू में बाहर रहता था बड़े पिंजरों में. अचानक, सडनली कहते हैं अचानक को, कोई चीज़ अचानक हो जाए उसको हम कहते हैं सडनली. बिकेम वेरी इल, अचानक बहुत बीमार हो गया. वन डे, एक दिन एक परिंदा जिसका नाम स्पून बिल था, हु लिव्ड इन वन ऑफ द बिग आउटडोर केजेस, जो बाहर एक बड़े पिंजरे में रहता था, अचानक बीमार हो गया. द बर्ड वॉज टेकन टू द जू हॉस्पिटल, परिंदे को चिड़ियाघर के हस्पताल ले जाया गया. वेयर इट वॉज डिसाइडेड, जहाँ ये फैसला किया गया दैट द ओनली क्योर वॉज कैस्टर ऑयल, कि इस बीमारी का या जो परिंदा जिस वजह से बीमार हुआ है उस वजह का एक ही इलाज है. और वो क्या इलाज है? वाहिद इलाज अरंड का तेल है. अरंड का तेल बच्चों कैस्टर ऑयल को कहा जाता है. ये बहुत एक ग्रीजी सा ऑयल होता है. तो यहाँ ये फैसला किया कि इस स्पून बिल को ठीक करने का एक ही इलाज है, वो ये कि अरंड का तेल इसको पिलाया जाए. बट बच्चों कैस्टर ऑयल हैज़ अ वेरी पंजेंट स्मेल, इसकी बहुत बुरी किस्म की एक स्मेल होती है और ऑब्वियसली एज अ मेडिसिन इसको कोई भी नहीं ले सकता या लेना नहीं चाहेगा. सो अब इसके लिए क्या तरकीब वेटनरी डॉक्टर ने निकाली होगी? लेट्स रीड. द बर्ड वॉज टेकन टू द जू हॉस्पिटल वेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट द ओनली क्योर वॉज कैस्टर ऑयल. परिंदे को चिड़ियाघर के हस्पताल ले जाया गया, जहाँ ये फैसला किया गया कि इसका एक ही इलाज है जो कि अरंड का तेल है. नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डिसलाइक कैस्टर ऑयल एज मच एज वी डू. अब यहाँ ये बात बताई जा रही है कि बहुत से परिंदे डिसलाइक, नापसंद करते हैं कैस्टर ऑयल, अरंड के तेल को, एज मच उतना ही, एज वी डू जितना कि हम. सो द मेडिसिन वॉज मिक्सड इन द बर्ड्स फूड, इसलिए दवाई को परिंदे के खुराक में मिलाकर दिया गया. Now most of the birds dislike castor oil as much as we do. अब ज़्यादातर परिंदे हमारी तरह अरंड के तेल को पसंद नहीं करते, बस दवा को परिंदे की खुराक में मिलाया गया. Since a spoon, बच्चों अब यहाँ ये बात जानने की है कि बर्ड्स फूड, ये स्पून बिल का फूड क्या है एक्चुअली. क्योंकि जैसे हमने पीछे बात की कि जिराफ को एक शुगर का लोफ दिया गया, एलिफेंट को पोटैटोज़ दिए गए, तो स्पून बिल, व्हाट स्पून बिल लाइक्स द मोस्ट? Since a spoonbill lives mostly on a fish. अब यहाँ बता रहे हैं कि स्पूनबिल ज़्यादातर किस खुराक पे ज़िंदा रहता है? फ़िश पे, यानी कि मछली पे. The only thing to be done in this case was to open a fish and fill it with castor oil. अब बच्चों अगर आप स्पूनबिल के आगे फ़िश रख देंगे तो फटाफट वो उसको खा लेगा, क्योंकि ये उसकी फेवरेट फूड है. तो इसलिए क्या किया गया इस मामले में? बस इतना करना था कि एक मछली को खोलकर इसमें अरंड का तेल भर दिया जाए. चूँकि स्पून बिल ज़्यादातर मछली पर ज़िंदा रहता है, इस मामले में बस इतना करना था कि एक मछली को खोलकर उसमें अरंड का तेल भर दिया जाए.
अब ये काम करने से क्या हुआ, वो स्पून बिल ने मछली खा ली और इस तरह से कैस्टर ऑयल उसके अंदर पहुंच गया एंड ही बिकेम क्योर्ड. Thus, it is very interesting to visit a zoo hospital and to talk to the veterinary doctors about the animal disease and the tricks which they adopt to make the sick animals swallow the medicines. Now, students, here you can see this is another long sentence, so we need to chunk it. इसको बच्चों आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें so that you can actually learn it and read it in a very good manner. Thus it is very interesting to visit a zoo hospital. चुनाचे ये बात नहायत दिलचस्प है कि हम एक चिड़ियाघर के अस्पताल का विज़िट करें, उधर जाएं. एंड टू टॉक टू द वेटनरी डॉक्टर, और जानवरों के डॉक्टर से बात करें. अबाउट द एनिमल डिजीज़, जानवरों की बीमारियों के बारे में. एंड द ट्रिक्स, और उन तरकीब के बारे में. विच दे अडॉप्ट, जो वो अपनाते हैं. अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ जिसको आप अपना लें और जो आप खुद से करना शुरू कर दें. टू मेक द सिक एनिमल्स swallow द मेडिसिन्स, वो कौन सी तरकीब अपनाते हैं जिनकी वजह से सिक एनिमल्स, बीमार जानवर, swallow द मेडिसिन, दवाइयों को निगल लेते हैं. सो वेटनरी डॉक्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि वो ऐसी तरकीब बनाते हैं जिसके थ्रू बीमार जानवर मेडिसिन को निगल लेते हैं, खा लेते हैं. Thus it is very interesting to visit a zoo hospital. अब बच्चों यहाँ पे हम इस पूरी लाइन का तर्जुमा इस तरह से करेंगे. बस किसी चिड़ियाघर के अस्पताल में जाना और डॉक्टरों से जानवरों की बीमारी के बारे में बात करना और इन तरकीबों के बारे में जानना बहुत दिलचस्प है जो वो बीमार जानवरों को दवा खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये सारा प्रोसेस, डॉक्टर से बात करना और उस तरकीबों के बारे में जानना, ये सारा प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है. ओके, नाउ लेट्स रीड द अदर लाइन. These doctors have a good deal of knowledge of the favorite food of different animals. बच्चों आपने देखा वेटनरी डॉक्टर का मेन कंसर्न क्या है, टू हैव अ नॉलेज ऑफ द फेवरेट फूड ऑफ डिफरेंट एनिमल, के मुख्तलिफ जानवरों की पसंदीदा खुराक कौन सी है. ये सबसे मेन कंसर्न है वेटनरी डॉक्टर का जानना, क्योंकि उसने दवाई किसी भी जानवर को उसी खुराक की बदौलत देनी होती है जो खुराक जानवर की पसंदीदा होती है. सो इसलिए हम यहाँ पे अब इस लाइन का तर्जुमा ऐसे करेंगे. दीज डॉक्टर, ये डॉक्टर, हैव अ गुड डील ऑफ नॉलेज, इन डॉक्टर्स के पास बहुत ही अच्छी तालीम होती है, बहुत ही अच्छा इल्म होता है. ऑफ द फेवरेट फूड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ जानवरों के पसंदीदा खुराक के बारे में, कि मुख्तलिफ जानवरों की पसंदीदा खुराक क्या है. सो इसका तर्जुमा अब हम इस तरह से करेंगे. ये डॉक्टर मुख्तलिफ जानवरों की पसंदीदा खुराक के बारे में अच्छा खासा इल्म रखते हैं. दे यूज़ दिस नॉलेज टू ट्रीट एनिमल्स, वो जानवरों के इलाज के लिए इस इल्म को इस्तेमाल करते हैं. अब बच्चों ये वाली नॉलेज जो फेवरेट फूड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स की जो नॉलेज है, इस नॉलेज को यूज़ करते हैं टू ट्रीट एनिमल्स, जानवरों के इलाज के लिए. डॉक्टर इस इल्म को जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं. So here we are done with the translation of this passage and the whole chapter. Now let's move forward to the exercise portion. Number 1 is vocabulary portion. जो vocabulary में हम ऐसे अल्फाज देखेंगे जो मुश्किल हैं और जिनके मानी हमने अभी अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने पैराग्राफ किए हैं उसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और उनके मीनिंग्स क्या हैं. Then we will discuss this exercise. Students, these are some of the difficult meanings taken from the passage we have just read. Patient, मरीज. Loaf, डल्ली, जैसे हमने कहा था loaf of sugar, चीनी की डल्ली. Cages, पिंजरे. Suddenly, अचानक. Cure, इलाज. Castor, अरण. Dislike, नापसंद करते. Tricks, तरकीबों. अडॉप्ट, इख्तियार करते हैं, अपनाते हैं. फेवरेट, पसंदीदा. सो दीज आर सम ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यू शुड प्रैक्टिस दैम एंड हाउ टू प्रोनाउंस दैम एज वेल. बच्चों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम. फाइंड द वर्ड्स इन द लेसन विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स एज इन कॉलम ए एंड राइट दैम अंडर कॉलम बी. 1 is done for you.
Students, now we will look at the description given in column A, and we'll find the word which we have read in the passages, and we will write this word in column B. So paragraph 3, in paragraph 3 there is a word which means a medicine in the form of a tablet. बच्चों पैराग्राफ 3 में एक वर्ड है जिसका मतलब है एक मेडिसिन एक टैबलेट की फॉर्म में. तो इसका आंसर है पिल. हमने ये वर्ड पढ़ा था वहाँ पे, इसका आंसर पिल है. इसी तरह आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स में से इन वर्ड्स के एक्चुअल इन मीनिंग्स के वर्ड्स निकालने हैं. पैराग्राफ 3, गेटिंग इनटू स्टमक थ्रू द थ्रॉट, गले के ज़रिए से मैदे तक जाना. बच्चों अब देखते हैं कि ये कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है गेटिंग इनटू स्टमक थ्रू द थ्रॉट. So let's move to paragraph 3. This is paragraph 3. So pill and he swallows. बच्चों swallows हमने पढ़ा था जिसका मतलब है निगलना किसी चीज़ को. निगलना कैसे होता है? कोई चीज़ आप मुंह के ज़रिए से अंदर करके मादे तक लेके जाएं, खाना, मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज़. So इसलिए swallow को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि swallow का मतलब सेम है. Here the word is swallow. Now paragraph 4, to make empty or hollow, किसी चीज़ को empty कर देना, खाली कर देना, या उसको बिल्कुल सुराख बना देना, एक चीज़ empty कर देना. So this word is from paragraph 4. Now let's see what we have in paragraph 4. Students, here you can see the word scooped out. दिस वर्ड स्कूप्ड आउट का मतलब है अंदर से खाली कर देना या सुराख बना देना. तो ये लफ्ज़ हम वहाँ लिख देंगे जिसका मतलब है टू मेक अ होल और टू एम्प्टाई समथिंग. हेयर वी हैव रिटन द वर्ड स्कूप्ड आउट. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ टू ईट बाय मेकिंग अ स्मॉल साउंड. बच्चों ऐसे खाना कि एक हल्की सी आवाज़ क्रिएट हो. सो ये दिस वर्ड हैज़ टेकन फ्रॉम पैराग्राफ 5. पैराग्राफ 5 में ये वर्ड है जिसका मतलब है popped in. पैराग्राफ 5 में जब हमने ये वर्ड पढ़ा था इसका मतलब था कि तेज़ी से अंदर डालना और आवाज़ क्रिएट करना. popped. So pop in. To crush noisily with teeth, इस तरीके से खाना कि दांतों से एक नॉइसी आवाज़ आए. It means crunches or crunch. This word has taken from paragraph 5. Next is reading for comprehension. Answer the following questions. Students, now we have to answer these questions. With these questions have been taken from the text. So we will try to answer them by taking the text according to the question. What is the main difference between human patients and animal patients? बच्चों ह्यूमन पेशेंट्स यानी जो इंसान मरीज़ हैं उनके एंड एनिमल पेशेंट और जो जानवर मरीज़ हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस है. So if you remember, we have studied what is the difference. The human patients can tell the doctors what is their problem while the animals cannot. So हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. Next question is, how do doctors make animals swallow medicine? बच्चों ये क्वेश्चन है कि किस तरह डॉक्टर्स एनिमल्स को मेडिसिन खाने पे मजबूर करते हैं. सो हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि इसका आंसर क्या है कि द डॉक्टर्स हैव द नॉलेज ऑफ the favorite food of different animals. They use this knowledge and then they hide the medicine within their favorite food and make the animal eat this one. So now we will write this answer in a short form. The doctors have knowledge about the favorite food of animal. They use this knowledge and put the medicine within this food and give it to the animal. Question number 3 is, how was the castor oil given to the spoonbill? So the castor oil was given to the spoonbill by inserting it within a fish. The spoonbill liked to eat fish, so the doctor filled a fish with castor oil and gave it to the spoonbill. This is the answer. So next question is question 4. How was the giraffe given the medicine? So students, giraffe liked the loaf of sugar.
So medicine was given to him through that loaf of sugar. Now we are going to write the answer to this question. The giraffe liked the loaf of sugar, so the doctor gave him medicine on the loaf of sugar. So students, these are the answers to the above mentioned questions. You can check them through the text also and practice them to learn their concepts. Okay, now moving forward, we have part B. Take the right choice to fill in the blanks in each statement. बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस ब्लैंक को फिल करना है. So the first question is, the animals like to live in their natural dash. बच्चों, एनिमल रहना पसंद करते हैं. कहाँ रहना पसंद करते हैं? अपनी नेचुरल ऐसी जगह उनकी क्या है? नंबर 1 ऑप्शन इज सराउंडिंग, माहौल. नंबर 2 हाउसेस, मकानात. बुशेस, झाड़ियाँ. प्लेसेस, जगह. सो नेचुरल हमारे पास होता है एनवायरनमेंट या सराउंडिंग, हमारा माहौल, जिसमें एनिमल रहना पसंद करते हैं. Animals do not like to live in cages, rather they like to live in the surrounding environment, in the natural surrounding environment. So the expert doctor look after dash in a zoo hospital. जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, माहिर डॉक्टर, वो किस चीज़ की देखभाल करता है एक जू हॉस्पिटल में? ह्यूमन पेशेंट्स, एनिमल पेशेंट्स, चिल्ड्रन पेशेंट, द एम्प्लॉयज़ ऑफ जू. So in a zoo hospital, expert doctors look after animal patient. This is the answer. Okay, now the doctor dash the ways how the animal should be made to take medicine. डॉक्टर क्या करता है? तरकीबें बनाता है जिससे वो ये जान सके कि एनिमल मेडिसिन किस तरह लेगा. सो द डॉक्टर ट्राइज द वेज, फाइंड्स द वेज, थिंक्स द वेज और नरेटर. डॉक्टर कोशिश करता है, तलाश करता है, सोचता है या बयान करता है. किस किस्म के तरीके बयान करता है? इसका आंसर हम लिखेंगे फाइंड्स, ढूंढता है. ऐसे तरीके, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था हमारे टेक्स्ट में डिवाइस. डिवाइस का मतलब भी होता है फाइंड. तो यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर फाइंड्स. डॉक्टर ऐसे तरीके तलाश करता है जिससे एनिमल को मेडिसिन दी जा सके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. द डैश हैज़ अ ग्रेट लाइकिंग फॉर पोटैटोज़. जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि किस जानवर को पोटैटोज सबसे ज़्यादा पसंद हैं. द आंसर इज़ एलिफेंट. Elephant has a great liking for potatoes. Next question 5. Giraffe has liking for. Giraffe को क्या पसंद है? Loaf of sugar. हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि the doctor has made the giraffe eat medicine by placing it over the loaf of sugar. Spoonbill mostly lives on. Spoonbill को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्या चीज़ उसकी फेवरेट खुराक है? दिस इज़ फिश. स्पूनबिल लाइक्स द मोस्ट द फिश. स्पूनबिल को सबसे ज़्यादा फिश पसंद है. सो आंसर इज़ डी. नेक्स्ट इज़ ग्रामर पार्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स. When a verb has an object that receives the action of the verb, we say that the verb is transitive. बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं हमारे पास जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है विच परफॉर्म्स एन एक्शन, और वर्ब होता है जो कि एक एक्शन है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है. तो जब ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव. एग्जाम्पल इज़ अ डॉक्टर गिव्स द पिल. तो डॉक्टर बच्चों यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है क्योंकि इसने काम किया. गिव्स यहाँ पे एक्शन वर्ब है, कोई चीज़ देना, और पिल यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, जो काम डॉक्टर ने किया. सो आ पिल इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो इस वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? दिस इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. अ ह्यूमन पेशेंट गेट्स अ मेडिसिन. अगेन ह्यूमन पेशेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेट्स हासिल करता है, दिस इज़ वर्ब. अ मेडिसिन, मेडिसिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है. सो आफ्टर वर्ब वी हैव एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ नाउन एज ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जिसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आए, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिटिव
verb. Okay, now let's do an exercise. Complete the sentences with objects. इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऐड करने, यानी इन वर्ब्स के बाद हमने ट्रांजिटिव वर्ब, ये दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब, सो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे इसमें. आई सोल्ड, मैंने बेची क्या, बॉक्स. कैन से आई सोल्ड बॉक्स. और ओल्ड स्टफ, और कोई भी चीज़ आपके पास जो पुरानी हो आप वो बेच सकते हैं, सो आप उसको एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं. आई टुक, मैंने लिया, मैंने हासिल किया, सो यहाँ पे आप ले सकते हैं सम हॉट टी. आई टुक सम वाटर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं जो आपने लिया. आई टुक सम हॉट टी, मैंने कुछ गर्म चाय ली. आई बॉट, मैंने ख़रीदा क्या, आई बॉट अ न्यू पेन, मैंने एक न्यू पेन ख़रीदा. सो अगेन दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट. आई अंडरस्टूड, मैंने समझा क्या, आई अंडरस्टूड अ न्यू टॉपिक, मैंने एक नया टॉपिक समझा. आई रोट, मैंने लिखा. अ लेटर, अ बुक, एनीथिंग एल्स. आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा. Now next one is intransitive verb. Intransitive verbs are opposite to transitive verbs. Transitive verbs में हमने देखा कि after verb we have object, but intransitive verb we do not have an object. When the verb does not have an object and nothing receives the action, we say the verb is intransitive. बच्चों, जब किसी सेंटेंस में verb के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए और किसी चीज़ पे एक्शन ना किया जाए तो हम कहते हैं कि वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव. एग्जाम्पल क्या है, द बर्ड क्राइड. बर्ड यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है जिसने एक्शन किया. क्राइड मतलब बर्ड बेचारी रो पड़ी, तो क्राइड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वर्ब आ जाएगा. बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर क्राइड. द एलिफेंट कफ्ड, एलिफेंट हाथी, कफ खांसा. अगेन दिस इज़ अ वर्ब, बट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे एक्शन किया गया हो. सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हमारे पास सिर्फ वर्ब होता है बट नो ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट. यूज़ द फॉलोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन सेंटेंसेस. बच्चों, ये कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. स्लेप्ट, सो यू कैन से आई स्लेप्ट, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना. क्राइड, सो क्राइड शी क्राइड, हमने सब्जेक्ट लिख लिया, एक प्रोनाउन, और उसके बाद डायरेक्ट हमने लिख दिया है अपना वर्ब विच इज़ इंट्रांजिटिव. इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. फेल, फेल गिर गया, इसके लिए हम कहेंगे ही फेल, वो गिर गया. और ही फेल डाउन फ्रॉम अ चेयर, तो फ्रॉम अ चेयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास इंट्रांजिटिव है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखना. हमने बस इसमें लिखना है कि ही फेल, इसको हमने एज एन इंट्रांजिटिव यूज़ किया है. ही फेल डाउन, वो गिर गया. रैन, ही रैन फास्ट. रोज़, शी रोज़ अर्ली. बच्चों, इन तमाम सेंटेंसेस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, इसलिए दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब में हम एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं. शी क्राइड लाउडली, ही रैन फास्ट, बट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना. आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी जिस पे एक्शन किया जाए, जिस अंदाज से किया जाए वो आप बता सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज एडवर्ब. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट सी, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फाइंड आउट वेदर द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. बच्चों, दीज आर द वर्ब्स रिटन हेयर. हमें इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं कुछ और बताना है कि दीज आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. First word is laugh. She laughs. As you can see, there is no object present in this sentence. So when there is no object, we call it as intransitive. तो हम इसके आगे लिख देंगे this is intransitive. We are marking it as intransitive. Follow. They follow school principles. Now follow is a verb. इसके बाद एक object आ रहा है कि वो क्या चीज़ follow करते हैं. They are following school principles. तो ऑब्जेक्ट मौजूद है इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा. I buy a newspaper daily. मैं ख़रीदता हूँ न्यूज़पेपर, एक अखबार. अब एक्शन किसी चीज़ पे किया गया है, अखबार पे. So that is why this is a transitive verb. Object is present. The child is weeping. बच्चा रो रहा है, but no object is present.
वीपिंग सिर्फ उसका स्टाइल बताया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बताया, विच ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट और नॉट। सो दिस इज़ इंट्रांसिटिव। सारा क्लीन्स हर हाउस डेली, सारा अपना घर रोज़ साफ़ करती है। नाउ क्लीनिंग जो वर्ब है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, हाउस पे। सो देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। So student, this was the grammar portion, first part of grammar portion, and we started transitive and intransitive verbs. This was page number 120. So here I am ending the class. Try to practice this whole lesson at home and understand all the concepts neatly. Thank you so much for your time. Take care. Allah Hafiz.